नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ऑथर्स एंड बुक्स इस सेगमेंट में। द नेशनलिस्ट के इस सेगमेंट में आज हम इस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंग्रेजों से पहले का भारत, धर्मपाल जी ने ये पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक वास्तव में तो काफी पहले लिखी गई थी। धर्मपाल जी एक गांधीवादी विचारक थे और उन्होंने खासकर पंचायती क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया। उन्होंने उनकी कई पुस्तकें, उन्होंने बड़े पैमाने पर लेखन किया है। अंग्रेजों से पहले का भारत, इस पुस्तक की मैं आपको कुछ खासियत बता सकता हूँ। ये पुस्तक है तो बहुत ही कम पन्नों की, लगभग 65-70 पन्नों की है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अंग्रेजों के आने से पहले का भारत कैसे था। और इसमें जो बहुत सारी स्टीरियोटाइप इमेज बनाई गई, बहुत सारे पूर्वाग्रह ग्रसित धारणाएं अंग्रेजों के आने से पहले के भारत के बारे में हमारे मन में है, उन धारणाओं को ये पुस्तक ध्वस्त करती है और पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ध्वस्त करती है। तो मैं इस पुस्तक की कुछ जो खास बातें इसके अंदर दी गई हैं उनमें से कुछ पर आपके साथ चर्चा करता हूँ। 1760 से 1830 के बीच में जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में व्यवस्थागत परिवर्तन किए और उसी ढांचे को हमने आजादी के बाद आदर्श मानकर अपना लिया। अब 1760 से पहले भारत में कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब शासन व्यवस्था, इन सब की क्या स्थिति थी, उसके बारे में ये पुस्तक आपको जानकारी देती है। और इसकी जो शुरुआत है एक प्रकार से, उन्होंने 1950 के दशक में जब पंचायती राज पर काम करना शुरू किया। और वो इस पुस्तक के अंदर बताते हैं कि 1961 में राजस्थान के सवाई माधोपुर गांव में वह एक सरकारी दल के साथ गए, जहां उन्हें 20 बिस्वा पंचायत के बारे में पता चला, यानी जो कि एक स्थानीय पंचायत थी और जो सरकारी पंचायत के मुकाबले कहीं ज्यादा एफिशिएंटली काम करती थी। इसके बाद वे आंध्र प्रदेश में गए, जगन्नाथपुरी में गए, वहां भी उन्हें इस तरीके की पंचायतें मिली। तो उनकी एक रुचि जागी कि किस वास्तव में 17वीं 18वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में भारत के अंदर अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों का शासन होने से पहले वास्तव में भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। और कैसा हमें पढ़ाया गया, जैसा हमें बताया गया कि बहुत ज्यादा जातिगत भेदभाव था, शिक्षा की व्यवस्था बड़ी खराब थी, राजा बड़े निरंकुश थे, राजा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे, शासन व्यवस्था जो है बहुत खराब थी, समाज में आपस में बहुत विभाजन था। क्या ये बातें सही हैं? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लगता है कि ये पूरा एक झूठ का ताना बाना बुना गया था। मसलन मैं इस पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात ये कि हम रविवार को छुट्टी रखते हैं। रविवार को छुट्टी 1800 के आसपास से शुरू की गई। उससे पहले भारत में रविवार को छुट्टी नहीं होती थी और ये अंग्रेजों ने शुरू की, क्योंकि ईसाई मत में रविवार को सब्बात का दिन रहता है, जिन लोग चर्च वगैरह जाते हैं। भारत में कभी ये धारणा नहीं थी, लेकिन आज हम रविवार के दिन ही छुट्टी मनाते हैं। दूसरा, 1750 से पहले के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो कागज है, वो बताते हैं कि मद्रास में फौज और पुलिस दोनों को ही कृषि उपज का एक अंश दिया जाता था। और फौज और पुलिस की व्यवस्था बड़ी दिलचस्प थी। पुलिस को जो स्थानीय गांव थे वो अपनी कृषि की उपज में से एक अंश देते थे और उसी के आधार पर उन्हें वेतन मिलता था, उसी के आधार पर उनकी आजीविका चलती थी। अगर कोई चोरी हो जाए, अगर कोई अपराध हो जाए, तो इससे पैसे काट लिए जाते थे और नुकसान की भरपाई की जाती। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय पुलिस थी उसकी जिम्मेदारी ये थी कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। और उसे पता था कि अगर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई, किसी का नुकसान हुआ, तो नुकसान की भरपाई उसी के पैसों से होगी। तो उनका प्रयास ये रहता था कि अपराध किसी भी हालत में ना हो। दूसरा, कि हिंदू राजा अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते थे। मुश्किल से जो भी लगान वसूला जाता था उसका 5% से भी कम राजकोष में जाता था, जो कि राजा अपने ऊपर खर्च करता था। और केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक जितने तीर्थ यात्री जाते थे, सबको रास्ते में रहने खाने की सुविधाएं निशुल्क मिलती, यानी भारत के जितने भी तीर्थ स्थान पे थे वहां पर रहने और खाने की व्यवस्थाएं निशुल्क थी। और ये सारी व्यवस्थाएं समाज के जो धनी लोग थे वो करते थे, तथा जो राज्य प्रशासन था वो करता था। और ये सभी राज्यों के अंदर इसी प्रकार की स्थिति थी। इसके अलावा जो कृषि उपज का हिस्सा था गांव का, उस वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी विकास के कार्य, जितने भी कल्याण के कार्य होते थे उसमें, तो जो कृषि उपज होती थी गांव में उसका एक हिस्सा उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसे मान्यम या स्वातंत्र्यम दक्षिण भारत में कहा जाता था। और
एक प्रकार से यह एक अंशदान था, यानी अगर 100 रुपए की फसल पैदा हुई है तो उसमें से 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 5 से 7 रुपए लगान चला जाता था। भारत में कुल मिलाकर जो कृषि उपज का लगान जाता था वो 5% से लेकर अधिकतम 20 से 25% था, जबकि उसी समय यूरोप के अंदर कृषि लगान की दर 70 से 80% थी। ये हम बात कर रहे हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी की। और इसी कृषि उपज में से, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कल्याण कार्यों के लिए पैसा रखा जाता था, तीर्थ यात्रियों के लिए पैसा रखा जाता था, इसके अलावा गांव के मठ, मंदिर, शिक्षा, गांव के अंदर कोई भी आयोजन अगर होना है, इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था, शिक्षकों का वेतन, साधु संतों की देखरेख, इन सब के लिए गांव की जो कुल मिलाकर पूरी कृषि उपज होती थी उसी में से इस्तेमाल होता था। तो इस प्रकार से गांव पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल थे, वह पूरी तरह से विकेंद्रीकृत व्यवस्था का हिस्सा थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज एक सर्वे के अनुसार, जो धर्मपाल जी ने इस किताब में कोट किया है, 1800 में, सन 1800 में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा कर्नाटक का और कुछ कुछ हिस्सा केरल का, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 1800 में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1 लाख मठ मंदिर क्षत्रम थे, यानी कि इन मठ मंदिरों का सस्टेनेंस, 1 लाख से अधिक मठ मंदिर ऐसे थे जिनको कि स्थानीय गांव कृषि उपज के माध्यम से सस्टेन करते थे। भारत के कई हिस्सों में तो लगान ही नहीं लगाया जाता था। ज्यादातर बहुत बड़ी हिस्सा भूमि का ऐसा था जिसपे लगान नहीं लगाया जाता था, क्योंकि जो उसकी उपज होती थी उसी से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अंशदान निकाला जाता था। और ये बात मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि केंद्र को राजा का, केंद्र में बैठे हुए राजा को 5% से ज्यादा कुल लगान का हिस्सा नहीं मिलता था। सन 1800 की ही अगर आप कंपैरेटिव डेटा को देखें तो जो भारतीय मजदूरों की मजदूरी थी वो यूरोपीय मजदूरों से कई गुना ज्यादा थी। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ कृषि की में गेहूं की जो उपज थी वो इंग्लैंड के मुकाबले, यूरोप के मुकाबले दोगुनी थी। यानी कि अगर 1 एकड़ जमीन पर अगर मान लीजिए कि जितना भी यूरोपीय यूरोपीय देशों में और इंग्लैंड में गेहूं पैदा हो रहा था, उससे डबल गेहूं, उससे दुगना गेहूं उतनी ही इलाके के अंदर, भारत के अंदर पैदा हो रहा था। भारतीय खेती के औजार इतने ज्यादा उन्नत थे कि इंग्लैंड में उनको भिजवाया गया स्टडी करने के लिए, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, और उन्होंने उन औजारों को देखकर अपने यहाँ पे औजार विकसित किए जिससे कि वो अपनी कृषि को इम्प्रूव कर सकें। बात करते हैं शिक्षा की। सभी जातियां एक साथ शिक्षा प्राप्त करती थी। ये एक जबरदस्ती एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया कि छोटी कुछ जातियां, कुछ तथाकथित छोटी जातियां, जिन्हें हम छोटी जातियां कहती हैं या बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, उनके साथ भेदभाव होता था शिक्षा में। और वास्तव में अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे उस समय का, जो धर्मपाल जी ने अपनी इस पुस्तक के अंदर कोट किया है, तो पता चलेगा कि जिन्हें हम आज निचली जातियां कहती हैं उनके छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी शिक्षा संस्थानों में। और शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत उन्नत थी कि 1790 की एक रपट के अनुसार बंगाल में एक नवद्वीप विश्वविद्यालय था, उसके अंदर 1100 छात्र थे और 150 शिक्षक थे। तो आप टीचर और स्टूडेंट का रेशियो देखिए। 1822 से 25 के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सर्वे किया गया जिसके अनुसार वहां पर 11,575 स्कूल और 1,094 कॉलेज थे। इनमें से तमिल भाषी स्कूल 70 से 80% थे। उड़िया भाषी स्कूल, इनमें से तमिल भाषी स्कूलों में जो तथाकथित निचली जाति के लोग हैं उनके छात्रों की संख्या 70 से 80% छात्र उन जातियों से थे। उड़िया भाषी स्कूलों में 62% छात्र, जो जिन्हें आज हम निचली जातियां कहते हैं, उनसे थे। मलयालम भाषी स्कूलों में 54% छात्र, जिन्हें हम आज निचली जातियां कहते हैं, उनसे थे। और तेलुगु भाषी क्षेत्रों में 35 से 40% छात्र उन जातियों से थे जिन्हें हम आज निचली जातियां कहती हैं। और 75% बच्चे होम स्कूलिंग करते थे। और लेकिन उसके बावजूद 25% बच्चे स्कूलों में जाते थे। और मैंने आपको बताया कि 1822 से 25 के बीच में जो स्कूल और कॉलेज, और ये अंग्रेजों ने सेटअप नहीं किए थे, ये भारत के अपने समाज ने इनको सेटअप किया। तो कुल मिलाकर धर्मपाल जी की इस पुस्तक में आपको इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये धर्मपाल शोधपीठ स्वराज संस्थान संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित की गई है। धर्मपाल शोधपीठ जो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत ही एक प्रकल्प है, वह और भी पाल साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी किताब पब्लिश कर चुका है। उसके विषय में भी हम आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। ये पुस्तक आप धर्मपाल शोधपीठ .in
इस वेबसाइट पर जाकर भी मंगवा सकते हैं। और धर्मपाल साहित्य के विषय में हम आगे भी विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे, पर मुझे लगता है कि ये पुस्तक आप सबको पढ़नी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं पुस्तक, अंग्रेजों से पहले का भारत। ये आपको अंग्रेजों से के आने से पहले के भारत के बारे में एक नई छवि, एविडेंस बेस्ड, तथ्यात्मक आधार पर देता है, जिससे ये पता चलता है कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया। उस फॉल्स नैरेटिव को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं, उसके विषय में अगर आप समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। ऑथर्स एंड बुक्स के नए एपिसोड में जल्दी हम एक नई पुस्तक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।